गुड मॉर्निंग एवरीवन। महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मांग का नियम। मांग के नियम से पहले हमने जो लास्ट वीडियो आया था हमारा, उसमें हमने मांग और मांग के जो टाइप्स है, प्रकार, उनके बारे में बात करी थी। उसमें हमने देखा कि मांग कितने प्रकार की होती है और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केवल मांग का नियम रहेगा। तो मांग का नियम, मांग का नियम सामान्य रूप से हम देखें तो सिंपली आपको समझ में सीधे तरीके से ये आ सकता है इस तरीके से कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। ये मांग का नियम है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इसी प्रकार से इस नियम की व्याख्या की गई है कि जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ जाता है तो मांग घट जाती है। यानी बढ़ने के साथ घटता है और घटने के साथ बढ़ता है, यानी दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है? विपरीत। और प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि इस विपरीत संबंध की ही के अनुसार ही मांग का नियम होता है। तो इस तरीके से हम एक साफ स्वरूप यदि बात करें, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री है, लेकिन घुमा फिरा के बात यही आती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी। तो ऑल ओवर सभी की बातें यही आती है। तो हम एक साफ स्वरूप बात करें तो इसी प्रकार से क्या है कि हम कहते हैं कि मांग का नियम कीमत तथा मांग के मध्य संबंध की व्याख्या करता है और कीमत तथा मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है और मांग का नियम इस विपरीत संबंध की ही व्याख्या करता है। कैसा संबंध होता है? हम कहेंगे कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। मांग का नियम यही है। तो इस तरीके से मांग के नियम हम बता सकते हैं। तो मांग का नियम है जो एक गुणात्मक कथन है, न कि परिणात्मक। तो इसलिए मांग का नियम ये गुणात्मक कथन है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा इसका मांग का जो अर्थ आ जाता है। उसके बारे में उसके बाद हम बात करते हैं मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। क्या ये नियम लागू ही रहता है या कुछ इसके रिस्ट्रिक्शन भी है, उसकी मान्यताएं है या कुछ सीमाएं हैं? तो वो हम अभी चर्चा करते हैं सब पे वन बाय वन। सबसे पहले हमें इसके मान्यताओं का सबसे पहला पॉइंट है आय स्थिर। उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय क्या मानी गई है? स्थिर मानी गई है। तो सबसे पहले उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरी शर्त है आदत, रुचि, स्वभाव, अधिमान, इनमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरी जिसकी मान्यता वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें, यानी जो प्रतिस्थापन वस्तु थी, जैसे चाय की कॉफी होती है जो प्रतिस्थापन वस्तु, उसी प्रकार से जो अन्य जो वस्तु होती है उनकी कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट होता है भविष्य में वस्तुओं में कीमतों की आशंका नहीं होनी चाहिए। यदि भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंका है तो ये नियम जो हम कहते हैं कि कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। कमी के साथ कमी हो जाएगी, वृद्धि के साथ वृद्धि हो जाएगी, उल्टा नहीं होगा, यानी विपरीत संबंध में आ गए, इसमें पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इनमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तु की किस्म समान हो, जो क्वालिटी है वस्तु की उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यदि उपभोक्ता मिठाई की बात कर लेते हैं, यदि लड्डू यदि एक साइज का यदि इतना है तो उस इतना ही साइज होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए या इतने नहीं होने चाहिए। तो एक वस्तु की जो क्वालिटी है, किस्म है, तो वो हमने खाने की वस्तु का एग्जाम्पल लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये किस्म समान रहनी चाहिए और उसके आकार भी समान रहना चाहिए। क्वालिटी है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि वस्तु की क्वालिटी में किसमें भी स्वाद में और में चेंजेस हो जाएगा तो भी मांग का नियम लागू नहीं पाएगा। तो ये वस्तु किसकी समान है, इसके आकार गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, परिवर्तन नहीं हो। नेक्स्ट है वस्तु की कोई भी नई प्रतिस्थापन की खोज नहीं की जानी चाहिए। यदि एक वस्तु है मांग के नियम के अनुसार, उस वस्तु के प्रतिस्थापन के खोज के लिए नए नए प्रयोग किए जाने लग जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में वो मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। और लास्ट है जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है उनके संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात,
इंपोर्टेड कार ग्लोब वगैरह। तो ये जो प्रतिष्ठा को दर्शाने वाली चीज़ें होती है, इनके संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इसलिए ये कुछ इसकी मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के आधार पर ही मांग के नियम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मांग तालिका की। मांग तालिका क्या होती है? मांग तालिका हम दो रूप में दर्शाते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत एक व्यक्ति की होगी और बाजार में कई व्यक्तियों की एक साथ हम दर्शा सकते हैं। तो मैं आपको बाजार मांग तालिका दर्शा के दिखाता हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम। तो सबसे पहले आप देखोगे तालिका, इसमें हम ग्राफ कर लेते हैं, वस्तु की प्राइस लिख देते हैं, फिर ए, बी और सी, तीन प्रकार के कस्टमर है हमारे पास, ठीक है। और इनकी सबकी मांग जोड़ देंगे, ये हो जाएगी बाजार मांग तालिका। तो ये तीन कस्टमर है, इनको हम लिख सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं कुल मांग। तो प्राइस में हमें क्या करना है? अभी मैं प्राइस को यहाँ बढ़ा के दिखाता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है आप देखेंगे। सबसे पहले प्राइस लिखता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने आंकड़े लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ाते हैं तो मांग घटती है, नियम है। तो ये कीमतें बढ़ती थी। अब देखते हैं कि ए उपभोक्ता क्या करता है। पहले किसी वस्तु की जब प्राइस 1 रुपया थी तो 100 इकाइयाँ उसकी परचेस करता था। जैसे जैसे रेट बढ़ेगी कम करता जाएगा, 80 60 40 20। तो इस उपभोक्ता ने क्या किया है, जैसे जैसे रेट बढ़ी है इसने कमी करी है। और ये उपभोक्ता है ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा खरीदता है। जब 1 रुपये कीमत है तो 200 इकाई किसी वस्तु की खरीदता है, तो ये थोड़ा सा इसमें कम कर देंगे, 160 140 100 कर देते हैं और 1 कर देते हैं 50। इसका अलग अपना स्वभाव है, ठीक है। एक ये उपभोक्ता है, ये पहले 10 ले रहा था किसी वस्तु की इकाई। क्यों? क्योंकि समाज में क्या है, अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो परचेजिंग पावर है, वो सब अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग ही वो वस्तुएं खरीदते हैं। कोई कम खरीदता है, कोई ज़्यादा खरीदता है, और उसी के अनुसार हम बात करें। अब है ये कि जैसे रेट बढ़ रही है तो ये भी घटाएगा अपनी क्वांटिटी। ये सब क्वांटिटी है, मैं क्यों लिख देता हूँ उसमें क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये ABC तीनों उपभोक्ताओं में 10 8 6 3 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों ही प्रकार के जो ग्राहक थे, कोई कम ले रहा था, कोई ज़्यादा मात्रा ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ी सबने अपनी क्वांटिटी को घटाई। ये तो नियम के अनुसार ऐसे है। ये थी व्यक्तिगत तालिका, अभी तक आप देख रहे थे। लेकिन सबको हम जोड़ देते हैं तो बाजार मांग तालिका होती है, कुल मांग मार्केट। तो इसको हम जोड़ेंगे, ये 200 300 310 160 और 180 240 हो गए, और 8 248 हो गए। फिर 140 और 60 200 हो गए, और ये 6 206 100 1 40 140 और 143 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 50 20 70 70। तो और आप देखते हो कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है बाजार की कुल मांग भी घट रही है। तो एक एक यदि आप व्यक्ति की क्वांटिटी की बात करते हो, मांग की बात करते हो, तो वो व्यक्तिगत हो जाता है। लेकिन सब के योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है बाजार मांग तालिका।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कीमत में जब वृद्धि होती है तो मांग में कमी ही होती है। ठीक है, यानी एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। अब हम इसको डायग्राम के रूप में किस तरीके से बनाते हैं वो आप देखेंगे। इसको हम बाजार मांग तालिका कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा ग्राहक हो। यदि हम यदि व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति की अलग बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने बनाया था उसमें वो शामिल था, तो इसलिए अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं। अब आप डायग्राम बनाएंगे, आपको एक्यूरेट से आंकड़े लिखने हैं तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप इधर कीमत लिखिए, एक साइड में नीचे लिख देंगे मांग। हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में कमी से मांग में वृद्धि होती है। और शायद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जब दो कोई भी टॉपिक हो उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, तो डायग्राम हमेशा ही बाएं से दाएं गिरता हुआ बनता है। ठीक है, चाहे कुछ भी चीजें हो, इसमें तो मांग और कीमत की बात करें, लेकिन कोई और भी दो चीजें हो उनके बीच में जब नेगेटिव रिलेशन होगा तो वक्र का आकार होगा बाएं से दाएं को गिरता हुआ। तो ये हमेशा ही ऐसा होगा। तो मैं आंकड़े दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। ये टीटी मांगों पर बनाया है हमने, आप देखोगे कि किस तरीके से ये मैं इस पे ए बिंदु बनाता हूँ, यहाँ मैं बनाता हूँ बी बिंदु। ए बिंदु पे ये क्वांटिटी है और ये प्राइस होता है जो ओपी कीमत पर ओपी मात्रा ले रहा है। लेकिन जैसे इसकी रेट कम होती है, इसे रेट कम कर दी है, इस बिंदु पे ये बताता है कमी हो तो वह मात्रा क्या करेगा, एक करेगा। जैसे रेट कम हुई, पहले तो ओक्यू मात्रा ले रहा था, ये अब ओक्यू पर ले रहा है। यदि मैं यहाँ कर दूँ 20, यहाँ कर दूँ मैं 10 और यहाँ कर दूँ मैं 5 और यहाँ कर दूँ मैं 10, तो आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से आंकड़े देने के बाद में कि पहले 20 रुपए जब किसी वस्तु की कीमत थी तो भोक्ता किसी वस्तु की 5 इकाइयाँ ले रहा था, ये क्यू के नीचे मैंने 5 लिखा है। लेकिन जैसे कीमत घट के 10 हो जाती है तो वो कितनी लेता है, फिर वो 10 इकाइयाँ लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा लेता है। तो इस तरीके से ये, और यदि घट जाएगी तो वापस वही मात्रा लेने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक वस्तु में कमी होगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और वापस यदि कीमत बढ़ जाएगी तो मांग घट जाएगी। इस तरीके से हमने देखा कि मांग का आकार इसी तरीके से होता है जब भी दो बिंदुओं के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। अब ये बात वो देखने वाली है कि डायग्राम कई बार सीधा होता है, कई बार ऐसा राउंडेड होता है घुमाव का। ऐसा क्यों होता है, तो इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि इधर और इधर जो दोनों हमने चीज़ें दर्शाई, एक साइड में क्वांटिटी और एक साइड में कीमत जो हमने दर्शाई, उनके बीच में यदि अनुपात रेशियो वो समान हो, ठीक है, समान अनुपात होने पर ही बिल्कुल सीधी रेखाएं होती है, और समान अनुपात नहीं होने पर सीधी रेखा बिल्कुल नहीं होगी। जैसे इधर मैंने इसको सपोज करिए 10 से ये 20 बढ़ गया तो ये 5 से 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 100% इसमें अपने ग्रोथ करती है। यदि इसका हम आधा करते हैं तो इसका भी हम आधा कर सकते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है दोनों साइड में अनुपात समान होने की स्थिति में ही ये जो रेखा है बिल्कुल सीधी होती है, अदरवाइज सीधी नहीं होती है। और यदि अनुपात समान नहीं रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेखा की घुमावदार होती है, वो भी डायग्राम सही होता है, एक्यूरेट होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो भुगता है वो अनुपात समान ही रखे। ठीक है, तो इधर मात्रा मात्रा इधर कीमत, तो इस प्रकार से हम ये डायग्राम बनाते हैं तो वो भी सही होता है। इसमें भी आप दो बिंदु बना करके शो कर सकते हैं, जैसे कि ए और यहाँ हमने बी बना दिया है, दोनों में बात एक ही आएगी, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। पी और क्यू हमने ये माना कि ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा है, तो जैसे कीमत घटेगी ओपी वन होगी तो मात्रा मात्रा है तो बढ़ जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में डायग्राम है जो सही होंगे, दोनों किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु की जो कीमत में जो परिवर्तन होता है तो किस तरीके से उसकी मांग जो प्रभावित होती है।
तो मांग का नियम हमारा आज इतना ही था। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मांग से रिलेटेड होगी। तो अपने चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।